हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। दोस्तों, जुडिशरी के प्रिपरेशन में बार बार एमसीक्यूज अगर सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में वो काफ़ी एज देता है। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्विकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को रिवाइज करने के लिए ये सीरीज आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें। इससे आपको मेरे वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं ये क्विक रिवीजन सीरीज। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच हैज बिकम अ लीगल राइट अंडर 44 अमेंडमेंट। पहला ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन, सेकेंड ऑप्शन है राइट टू प्रॉपर्टी, थर्ड ऑप्शन है राइट टू जुडिशियल रेमेडीज, फोर्थ ऑप्शन है राइट टू वर्क। दोस्तों, 44th अमेंडमेंट एक्ट से हमारे देश में काफ़ी सारे प्रोविजंस की अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें से फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, 44th अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया है। सो आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी, दैट इज बी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट is an act that was introduced in the Constitution by 45th Amendment Act in the year 1978. 42nd Amendment Act के इंट्रोडक्शन के बाद में बहुत सारे प्रोविजंस अमेंड किए गए थे जो कि सिटीजन्स के विल के अगेंस्ट था। टू रिवाइज दोज चेंजेस एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, 44th Amendment Act was called into action. अब देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुए थे 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। सबसे पहला बेसिक चेंज, और ये काफी बड़ा चेंज था, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें चेंजेस कैन ओनली बी मेड इफ दे आर अप्रूव्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया बाय अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स एट अ रेफरेंडम इन विच एट लीस्ट 51% ऑफ द इलेक्टोरेट पार्टिसिपेटेड। Article 368 is being amendment to ensure this. तो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस तभी होंगे जब पीपल ऑफ इंडिया अप्रूव करेंगे। सेकेंड चेंज किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट में कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जो प्रोविजन लाए गए थे जिसमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट कभी भी अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये प्रोविजन को रिवाइज कर दिया गया। थर्ड अमेंडमेंट किया गया राइट टू प्रॉपर्टी में, जो कि फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकाल दिया गया, जो कि 31 आर्टिकल था, और इसको लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। नेक्स्ट इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी इशूड ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटेन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और बाय आर्म्ड रिबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस not amounting to armed rebellion would not be ground for the issue of proclamation of emergency. तो यहाँ से सीधा ये पता चलता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जहाँ पर आर्म्ड रिबेलियन नहीं होगा वहां पर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी नहीं कर सकते। ये चेंजेस किए गए। और चेंजेस थे, एन इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एडवाइस टेंडर्ड टू द प्रेसिडेंट बाय द कैबिनेट। फिफ्थ चेंज था, the right to liberty is further strengthened by the provision that law for preventive detention cannot authorize, in any case, detention for a longer period than 2 months unless an advisory board has reported that there is sufficient cause of such detention. Right to liberty को के provision को extend किया गया। Preventive detention को 2 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाने के लिए बात करी है यहाँ पर। राइट टू मीडिया टू रिपोर्ट फ्रीली एंड विदाउट सेंसरशिप द प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी इस प्रोविजन इस अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए। बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज्ड अंटिल एंड अप्रूव्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंड चेंज था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस को हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट से। राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट बना दिया गया। इमरजेंसी कैन बी इशूड ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटेन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल रिबेलियन, ये तभी इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं।
और इमरजेंसी प्रोक्लेम करेंगे रिटन एडवाइस पर प्रेसिडेंट, जो कि कैबिनेट एडवाइस करेगा। देन राइट टू लिबर्टी को स्ट्रेंथन किया गया और राइट टू मीडिया को फ्रीली और विदाउट सेंसरशिप प्रोसीडिंग्स और पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की शो करने के लिए अलाउ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the vacancy of the office of the president must be filled within. First option is 3 months, second option is 6 months, then 12 months, fourth option is 1 year. The answer is 6 months. इसका explanation देख लेते हैं। पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यूनियन लिस्ट में होता है, अंडर चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव लिस्ट आउट द क्वालिफिकेशन, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 62 ये बताता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस और पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। इस आर्टिकल के अंदर 2 टाइप की वैकेंसीज बताई गई है। पहली वैकेंसी के बारे में बताया है कि by the expiration of term of office of president shall be completed before the expiration of the term, मतलब इलेक्शन जब वैकेंसी होगी थ्रू एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो पहले एक्सपायरेशन के पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। सेकेंड वैकेंसी की बात करी है, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अकरिंग बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल or otherwise shall be held as soon as possible after and in no case later than 6 months from the date of occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provision of article 56, be entitled to hold office for the full term of 5 years from the date on which he enters upon his office. Next question है, when a constitutional amendment aims to modify an article related to distribution of power between the state and the union government, then which of the following type of majority is required to amend the constitution? First option है simple majority in the parliament with ratification by not less than half of the states. Second option is no special majority in the parliament will with ratification by less than half of the states. C option is simple majority in the parliament. Fourth option is special majority in the parliament. The answer is B, no special majority in the parliament with ratification by less than half of the states. इसका explanation देख लेते हैं। There are 3 different ways of amending the Indian Constitution. The first way, there are many articles in the Constitution which mentions that these articles can be amended by a simple law of the Parliament. No special procedure for amendment under Article 368 is required in such cases that there is no difference at all between an amendment and an ordinary law. For amending the remaining part of the Constitution, provisions has been made in Article 368 of the Constitution. One method is that amendment can be made by special majority of the 2 houses of Parliament. Amendment to the Constitution requires 2 different kinds of majorities. In first place, those voting in favor of amendment bill should constitute at least half of the total strength of the House. Secondly, the supporter of the amendment bill must also constitute 2/3 of those who actually take part in voting. The other method requires special majority of the Parliament and consent of the half of the state legislature. Apart from the provisions related to federal structure, provisions about fundamental rights are also protected in this way. Next question is, which of the statement given below is or are correct? पहला statement है, the Constitution authorizes the President to decide other place or places as seat of the Supreme Court.
Second, the Chief Justice of India can appoint a judge of a High Court as an ad hoc judge of the Supreme Court for a temporary period. इनमें options 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. इन ऑप्शन में से चूज करेंगे. इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑथराइज करता है टू अपॉइंट अदर प्लेसेस और प्लेस एज सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये डिसीजन इन दिस रिगार्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट. मतलब प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की अदर प्लेसेस पे सीट रखी जा सके. इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन सही है बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड. He can do so only after consultation with the Chief Justice of High Court concerned and with the previous consent of the President. So second option is correct. Next question is, power of Parliament to modify the right conferred by this part in their application to forces etc. is the basis of which of the article of the Indian Constitution? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 32. सेकेंड ऑप्शन इज आर्टिकल 33. फोर्थ ऑप्शन इज आर्टिकल 33 सेक्शन नंबर 1. फोर्थ ऑप्शन इज आर्टिकल 32 एंड सब सेक्शन 1. इस क्वेश्चन का आंसर है बी, आर्टिकल 33. वो इसलिए Part 3 of the Constitution confers fundamental right to each and every citizen of India, and Article 33 provides exception on use of them for certain people. People like person charged with maintenance of public order, like police officials and armed forces, are not allowed to access all these rights, and Parliament has the right to decide which can be used by them. This is because of the duties and functions they are expected to perform. You cannot have any of these asking for equality outright because yes, though they have to be treated equally, many matters related to them cannot be disclosed because of consideration, national security and law and order. You can't have them claiming a right to employment or to speak and divulge all the secret of the states to outsider, or even in a way the many facets of right to life and personal liberty. All these rights have to be controlled in their regard because of the peculiar condition of work in which they work. आर्टिकल 33 जो है वो है रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स के ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड एनालॉगस फोर्सेस. The aim for the provision is to ensure the proper discharge of their duties and to maintain discipline among them. The expression members of armed forces also covers such. Next question is, the Indian Constitution provides certain fundamental rights only to citizens, whereas certain fundamental rights are provided to citizens as well as foreigners. In this regard, which of the following fundamental rights are available to both citizens and foreigners? Article 20, Article 21A, Article 19, Article 22, Article 25. Your options are 1, 4, 5 only, B 1, 2, 3, 5 only, C 1, 2, 4 and 5 only, D 1, 2, 3, 4, 5. The answer for this is C. Just a quick revision for this. Fundamental rights available to only citizens and not foreigners are Article 15, Article 16, Article 19, Article 29 and Article 30. Rest fundamental rights available to both
citizens and foreigners except enemy aliens are Article 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28. All are available to all persons, whether citizen or foreigners. I hope you like this video. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to this channel for regular updates.